अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे पास है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ज़्यादातर सर्किट जो हमारे पास होते हैं उनमें हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं और कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करते हैं। हमने भी यहाँ पे सर्किट एक बनाया है जिसमें हमने एक कैपेसिटर लिया है और उसके साथ हमने सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया या रेजिस्टर लगा दिया है, ठीक है जी। और सर्किट की जो स्ट्रक्चर जो है वो सर्किट का कुछ इस तरह है कि हमने एक पोटेंशियल सोर्स लिया है जिसका पोटेंशियल है V0, ठीक है जी। इसके साथ हमने एक रेजिस्टर जोड़ दिया और साथ हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि पोटेंशियल सोर्स का जो पॉजिटिव हिस्सा है वो इस प्लेट के साथ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम चार्जिंग करने लगते हैं कैपेसिटर की, जब हम चार्जिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्विच है, ये स्विच हमारे पास दो टर्मिनल है सर्किट में, एक है टर्मिनल ए और एक है टर्मिनल बी। चार्जिंग करने के लिए या चार्जिंग करते वक्त हम अपने इस स्विच को टर्मिनल ए के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि अपने स्विच को टर्मिनल ए के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, जिससे ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करंट कंसिडर करेंगे कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस का करंट जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है जी, यहाँ से करंट होता हुआ रेजिस्टेंस R से गुजरेगा और फिर होता होता सर्किट कंप्लीट करके यहाँ पे नेगेटिव सोर्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट में एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके अंदर, अच्छा ये जो सर्किट है हमारे पास, इसको सर्किट को हम कहते हैं RC सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टेंस एक इस्तेमाल की है और एक हमने कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, तो इसको हम कहते हैं RC सर्किट या रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। अब जब हम अपने स्विच को टर्मिनल ए के साथ जोड़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर अब एकदम चार्ज नहीं हो जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चार्ज होता है और फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम इक्विलिब्रियम वैल्यू कहते हैं और उसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, वहाँ तक चार्ज पहुँच जाता है। वो हमारे पास होती है Q0 यानी कि ये वाली Q0 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है जी। अब यानी कि जब हमने शुरू में जब इस स्विच को टर्मिनल ए के साथ जोड़ा था, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास टाइम क्या था जी, t हम ले लेंगे 0, स्टार्ट में तो टाइम 0 होगा, ठीक है ना। और चार्ज जो है हमारे पास, जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है ना, वो हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा 0, Q = 0। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें इसी के लिए तो देखें हमारे पास ये जो है वो x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, ठीक है, x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और y एक्सिस पे हमने चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, चार्ज, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई एक कर्व कंसिडर कर लें, ये दो कर्व हैं, ये भी मैं बताता हूँ किस तरह लिए हमने, ठीक है ना। आप एक कर्व हम ये वाली ले लेते हैं कर्व, ठीक है ना। आप देखिए जब टाइम 0 है, टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होगा ना, टाइम 0 है तो चार्ज की वैल्यू भी क्या है 0 और हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई। और जब टाइम जो है वो गुजरेगा t के, टाइम जो है वो t के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो चार्ज है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज या इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज तक आ जाएगा, यानी Q हमारे पास Q0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। जब हमारे पास चार्ज जो है उसकी वैल्यू Q0 हो जाएगी, ठीक है, तो वो Q0 चार्ज किसके इक्वल होगा, Q0 वो होगा C × V0। C यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है और V क्या है हमारा, V0 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस
या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या सोर्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। ठीक है ना, ये हमने रिलेशन किससे लिखा है, ये हमने जो पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम Q को जो है वो Q नॉट कंसिडर कर रहे हैं और V को क्या कंसिडर कर रहे हैं, V नॉट। ठीक है, अब मेन मसला जो है, जो टॉपिक में एक बात कही गई है कि अब कैपेसिटर कितनी देर के बाद चार्ज होगा। ठीक है ना, कितनी देर बाद कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज होगा या कितनी देर उसको चार्जिंग होने में लगेगी। तो ये जो डिपेंड करता है टाइम कि वो कितनी देर में चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है जी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, जैसे कि द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज a capacitor is depends upon the product of resistance and capacitance of capacitor used in सर्किट। ठीक है जी, कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज कितनी देर में होगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि हमने यूज़ की है सर्किट में, और कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, इन दोनों के प्रोडक्ट के। और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको हम लिख देते हैं जी, टाइम कांस्टेंट को हम लिख देते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आपको ग्राफ में दो कर्व्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर वाली कर्व है, अच्छा ये ग्राफ में टाइम हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और चार्ज जो है वो वाई एक्सिस पे ले लिया है। यहाँ पे जो है ग्राफ में हमारे पास चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है 0.63 Q नॉट, 0.63 Q नॉट। इसका मतलब है Q नॉट का 63% हिस्सा, Q नॉट का मतलब जो मैक्सिमम चार्ज है ना उसका 63% हिस्सा। ठीक है ना, इसको भी हम देखते हैं अभी। ठीक है जी, और आप देखें यहाँ पे आपको दो कर्व नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, जो ऊपर वाली कर्व है उसके साथ लिखा है स्मॉल आर सी, यानी कि इसका आर सी का प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल है। ठीक है जी, और जो लार्ज जो नीचे वाली आपके पास कर्व है, ठीक है ना, इसके साथ हमने लिखा है लार्ज आर सी, यानी कि इसमें आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, लार्ज है। ठीक है ना, मतलब बड़ा नंबर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखें इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, जिस कर्व की आर सी की वैल्यू स्मॉल है वो 0.63 Q नॉट तक जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब Q नॉट के 63% हिस्से तक जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है ना, देखें ये पहले पहुंच रही है ना, ये टाइम अगर यहाँ पे देखें ये इस टाइम पे पहुंच रही है ना। और जो दूसरी कर्व है जिसकी आर सी की वैल्यू बड़ी है वो Q नॉट चार्ज के यानी कि मैक्सिमम चार्ज के 63% हिस्से तक देर से पहुंचेगी। इसके लिए आर सी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, जहाँ पे ये पहुँच गई 63% ऑफ Q नॉट पे, वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का हिस्सा इस कर्व का क्या है, आर सी की वैल्यू, यानी कि इसका आर सी का प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल है। ठीक है जी,
और जिसमें ये कर्व जो है, ये दूसरी कर्व जो है, ये आर सी की क्यू नॉट की जो 63% हिस्सा है उस पर देर से पहुंची, ठीक है ना। इसके लिए आर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लार्ज है। आर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब हमारे पास एक और टर्म आती है जी, टाइम कांस्टेंट, जो मैंने बताया था, इसको भी अब हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। टाइम कांस्टेंट को जब हम डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट, ठीक है जी। ये मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बता भी देता हूँ। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द capacitor to deposit 0.63 times the equilibrium चार्ज, ठीक है जी। यानी कि टाइम कांस्टेंट क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को कितना टाइम चाहिए कि वो अपने ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट, यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज है, उसका 63 टाइम्स जो है, या 63% जो है वो चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर ले। यानी कि कैपेसिटर को क्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, या इक्विलिब्रियम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू जो चार्ज होती है, ठीक है ना, तो कैपेसिटर को मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना, मतलब 63% चार्जिंग होने में जितना टाइम लगता है कैपेसिटर को, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, इसको आर सी को हम टाइम कांस्टेंट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप आर और सी का यूनिट निकालें ना, आर और सी को अभी हम सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसका यूनिट सेकंड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? सेकंड। तो इस वजह से, क्योंकि सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो इसके यूनिट सेकंड की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, टाइम कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना है कि हमने क्या किया जी, हमने अपने स्विच को पहले टर्मिनल ए से जोड़ा चार्जिंग के लिए, ठीक है ना, तो इसकी चार्जिंग शुरू होगी। चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ा, ठीक है ना, और जब टाइम ज़ीरो था, ठीक है, तो उस वक्त चार्ज भी क्या था, ज़ीरो। जब टाइम टी हो गया तो चार्ज भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, ठीक है ना, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, सी वी नॉट, ठीक है ना, सी इंटू वी नॉट, ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक और वैल्यू भी है जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैपेसिटर की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, जितना वो स्टोर कर सकता है, या इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज जो है कैपेसिटर की, उसका 63% जो है जब स्टोर हो जाता है कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज का, तो वो टाइम जो है हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। यानी कि जो कैपेसिटर जब 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, तो वो टाइम हमारे पास कहता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया आपको कि जिसकी स्मॉलर वैल्यू है आर सी की, वो जल्दी जो है टाइम, उसकी वैल्यू जल्दी जो है वो क्यू नॉट तक भी पहुँच जाएगी, यानी कि मैक्सिमम चार्ज तक भी उसकी वैल्यू जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है ना, मतलब वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। आर सी की वैल्यू स्मॉल होने पे कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, और उसका टाइम कांस्टेंट भी जो है वो स्मॉल ही आएगा, ठीक है ना, अगर आर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल है तो, ठीक है ना। यानी कि वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 0.63 क्यू नॉट तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, और जिसकी आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको 0.63 क्यू नॉट तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है जी। अब हम इसकी देख लेते हैं जी, अब हम इसकी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं। अभी तो हमने चार्जिंग देखी है, अब हम इसकी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के लिए तो हमने स्विच को टर्मिनल ए से जोड़ा था, अब हम इस स्विच को टर्मिनल बी से जोड़ देंगे, ठीक है ना। जब हमने टर्मिनल ए से जोड़ा है तो ये पूरा सर्किट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। जब बी से जोड़ेंगे तो फिर आप देखें क्या होगा। इसी टर्मिनल को, जो एस का टर्मिनल है, इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ से बी से लाके जोड़ देते हैं। अब देखें सर्किट जो हमारे पास बनेगा वो ये वाला सर्किट बनेगा सिर्फ,
यही बनेगा ना, ठीक है। और बैटरी का तो अब कोई अमल दखल है ही नहीं कि कोई सर्किट यहाँ से ओपन हो गया है। अब जो चार्जेस फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर वो ऑपोजिट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेंगे। पहले वो इस तरफ फ्लो कर रहा था करंट, ठीक है ना, हमारे पास पहले करंट जो है वो इस डायरेक्शन में था ना, ठीक है। ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी होती है, क्लॉक वाइज, ठीक है ना। अब हमारे पास करंट जो है वो एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा इस तरह, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आएंगे, यहाँ से गुजरने के बाद इस नेगेटिव प्लेट में दाखिल हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर लेंगे। समझ आ गई? पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करके नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, जिसकी वजह से चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल जो हो जाएंगे चार्ज, ठीक है जी, चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और कैपेसिटर जो है उसकी डिस्चार्जिंग का अमल शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ। अब इसके अंदर भी अगर आप ग्राफ को देखें, ठीक है, अब जो नीचे वाली कर्व है हमारे पास ये स्मॉलर आर सी वैल्यू की है, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें आर और सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आर आप ले लेते हैं 2 ओहम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आप ले लेते हैं 3 फैरेड, 2 3 का कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे ये आपके लिए जो कर्व है वो 6 सेकंड के लिए, आर सी की वैल्यू क्या होती है, सेकंड में आती है ना, समझ आ गई, टाइम को सी, ठीक है ना। अब ये देखें आपके पास जो इसकी वैल्यू है, आप ये देखें जी, ये जो कर्व है ये आपके पास टाइम एक्सेस को पहले टच कर रही है, टाइम एक्सेस को पहले टच कर रही है। इसका मतलब है कि ऐसा सर्किट जिसकी आर सी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल, ठीक है जी, तो उसकी डिस्चार्जिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी तो बढ़ रहा है, टी तो यहाँ से बढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ से अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यू नॉट कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास टाइम एक्सेस को स्मॉलर आर सी वैल्यू वाली कर्व जो है वो पहले टच करती है। तो इसका मतलब है ऐसा सर्किट जिसकी आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो वो जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा सर्किट जिसकी आर सी की वैल्यू बड़ी है, लार्जर है, वो देर से डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने चार्जिंग पढ़ी थी ना कि चार्जिंग में स्मॉलर आर सी वाले जल्दी चार्ज हो जाते थे, लेकिन लार्जर आर सी वाले देर से चार्ज हो रहे थे, जो पिछले हमने ग्राफ अभी डिस्कस किया है। और इसमें स्मॉलर आर सी वाले जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं और लार्जर आर सी वाले भी देर से क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा सर्किट जिसकी आर सी की वैल्यू स्मॉल होगी वो उसकी चार्जिंग भी जल्दी हो जाएगी और उसकी डिस्चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसा सर्किट जिसकी आर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लार्जर आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो चार्ज भी देर से होगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा चार्ज होने में, और डिस्चार्ज भी वो क्या हो जाएगा, देर से हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि स्मॉलर आर सी वैल्यू जो है उनको क्यू नॉट जो होता है इक्विलिब्रियम चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट भी लिख लेते हैं, क्यू नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्यू नॉट कहा है ना इक्विलिब्रियम चार्ज को, ठीक है ना। तो जो स्मॉलर आर सी वैल्यू वाले हमारे पास सर्किट हैं उनके ऊपर जो चार्ज है 0.63 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज या इक्विलिब्रियम चार्ज तक पहुँचने के लिए जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उनके जो चार्ज की वैल्यू है वो 0.63 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज या इक्विलिब्रियम चार्ज तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो लार्जर आर सी वैल्यू वाले हमारे पास सर्किट होंगे उनके लिए चार्ज को 0.63 टाइम्स तक की वैल्यू तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे समझ की नहीं आगे, ठीक हो गया।